हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड। तो जब अपन ने दो वेक्टर्स को एनालिटिकल मेथड से ऐड किया तो एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो गौर फरमाइएगा, अपन थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी एंड लेट अस सपोज एंगल बिटवीन देम इज कितना है, थीटा है। आपसे बोला गया एट दीज टू वेक्टर्स, तो अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से सेकंड वेक्टर के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने बोला कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस वेक्टर को क्या नाम दे दिया मैंने, आर वेक्टर। तो ग्राफिकली तो हम रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ ऑफ दिस एरो क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और एरो एट रिजल्टेंट वेक्टर बोले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। और अगर अपन को इसको मैथमेटिकली मेथड से फाइंड आउट करना है तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आप लोगों ने इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या है, आर वेक्टर। तो मैथमेटिकली में क्या हुआ, एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला आएगा और डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला आएगा। मींस एनालिटिकल मेथड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, आर वेक्टर बोले तो मॉडुलस ऑफ आर आर बोले तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और ये किसके इक्वल आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कल ही आप लोगों ने बोल दिया था कि क्या, कि दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ इनके बीच के एंगल बोले तो इनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। और आपने बोला लेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, बताइए मेरे को, क्या आया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो आप लोगों ने एक और बात गौर फरमाया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवन है कि ए वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये अल्फा जाएगा। तो ये अल्फा कितना होगा बोले तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो जिन दोनों जो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगी, साथ साथ उनके बीच के एंगल पर बोले तो उनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करने ही करने वाला है, साथ साथ इनके बीच के एंगल इट्स मींस इनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करने वाला है। जैसा मैं लास्ट क्लास में आपको बोल रहा था कि जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, मोमेंटम को ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा कि आपको बोला जाएगा एक बॉडी है जिस पर दो फोर्स
एक्ट हो रहे हैं, ये दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। गौर फरमाइएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप नेट फोर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको इन दोनों फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब आपको इन दोनों को ऐड करते टाइम पर इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ऐड करनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। इट्स मींस नेट फोर्स फाइंड आउट करते टाइम पर आप इन दोनों को सिंपल ऐड नहीं कर सकते। मींस आप नेट फोर्स F1 प्लस F2 नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देखा A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड किया तो R की वैल्यू A प्लस B नहीं आई, क्या आई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर्स को अपन सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। अब एक दिक्कत ये है कि जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर अपन को बोला जाएगा ऐड दीस टू वेक्टर, ऐड दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस मेरी फिजिक्स में कहीं ये नहीं बोला जाएगा कि आपको इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। मींस एक्चुअल में मेरी फिजिक्स में वेक्टर नाम का शब्द आएगा ही नहीं। लेकिन फिर क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर, क्योंकि मेरी फिजिक्स में आएगा इन दो फोर्सेस को सम कीजिए। अब जब आपको दो फोर्सेस को सम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं फोर्स को सिंपल अलजेब्रिक रूल से अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो मेरे को फोर्स ऐड करने के लिए जो वेक्टर अलजेब्रा है वो मेरे को यूज करनी पड़ेगी। आपसे बोला जाएगा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल ऐड नहीं कर सकते, मोमेंटम को सिंपल ऐड नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट को सिंपल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो इनको आप सिंपल अलजेब्रिक रूल से सिंपल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। तो जब आप इनको ऐड करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड होगी और इनको ऐड करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो क्या होगा, आपसे बोला गया कि दो फोर्स लग रहे हैं F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, तो नेट फोर्स क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है लेट अस सपोज 10, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है लेट अस सपोज 20 और एंगल बिटवीन देम इज 30 है। अब क्या होगा, जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो अपन बोलेंगे टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मैं बोलूंगा कि नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, और मैं बोलूंगा इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम हमने वेक्टर के नाम के चैप्टर में पढ़ रखा है, तो बस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दीजिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो बहुत से बच्चे मेरे से बोलते हैं सर आपने तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन सिखाया था, हमको F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का एडिशन थोड़ी सिखाया था। तो भैया लोगों, यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर बोलो, क्यू वेक्टर पी वेक्टर बोलो, F1 वेक्टर F2 वेक्टर बोलो, सुमित वेक्टर आशीष वेक्टर बोलो। अरे भैया इनका नाम बदलने से वेक्टर एडिशन थोड़ी बदल जाएगा। तो जिस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया वैसे F1 वेक्टर और F2 वेक्टर आ जाएंगे। मींस ए वेक्टर की जगह F1 वेक्टर, बी वेक्टर की जगह F2 वेक्टर। इन दोनों का नाम कुछ भी दे दो तो इन दोनों का एडिशन का मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये क्या है, वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो जिस तरह से इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकाला है उसी तरह से इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या करा, ये जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में की मैंने लैंग्वेज ही चेंज कर दी। मैं
जब दो वेक्टर के एडिशन का जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूं तो मैं ए और बी बोलता ही नहीं, क्योंकि ए और बी बोलते हैं तो वहां पर F1 F2 आ जाएंगे, P1 वेक्टर P2 वेक्टर आ जाएंगे, कहीं कहीं P वेक्टर Q वेक्टर आ जाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं बहुत से खतरनाक वाले कि सर आपने तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना सिखाया था, इनको थोड़ी सिखाया था। तो भैया लोगों, नाम कुछ भी हो, मेथड तो वो का वही रहेगा। फिर भी मैंने क्या कर दिया, अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या लैंग्वेज चेंज कर दी? अब मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने नाम ही नहीं बोला है कि ए वेक्टर है कि बी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द magnitude of first vector square of magnitude of first vector plus square of magnitude of second vector plus 2 multiply by, यही लाइन में बोल रहा हूं, 2 multiply by magnitude of first vector multiply by the magnitude of second vector multiply by the cosine of angle between them। एंगल बिटवीन देम का मतलब जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल। अब ये थीटा भी हो सकता है, कहीं कहीं इस एंगल को फाई भी बोल सकते हैं। जो भी एंगल बोला गया है उस एंगल के लिए किसकी वैल्यू निकाल लो? कोस की। और इसका क्या ले लो? स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ addition of two vector is equal to the square of magnitude of first vector plus square of magnitude of second vector plus 2 multiply by magnitude of first multiply by magnitude of second multiply by the cosine of angle between them। और इसका क्या ले लेंगे? होल स्क्वायर रूट। अब ये तो दो वेक्टर्स के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। डायरेक्शन की बात करते हैं। लेट रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद फर्स्ट वेक्टर। आप फर्स्ट वेक्टर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू, अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल ले देखा है तो आप यहां देखिए मैग्नीट्यूड किसका है? बी का। रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल देखा है तो यहां मैग्नीट्यूड किसका है? बी वेक्टर का अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो समझिएगा, इफ रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद फर्स्ट वेक्टर तो tan अल्फा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर multiply by sine of angle between them upon magnitude of first vector जिसके साथ एंगल देखा था प्लस magnitude of second vector multiply by cosine of angle between them। तो मैंने मेरी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, तो मैंने ए और बी बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं आगे जाकर जब फिजिक्स के अंदर इसको यूज करूंगा तो बच्चे बोलते हैं सर वहां तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना सिखाया था, यहाँ तो F1 F2 आ गए, कैसे करें? तो भैया लोगों, इसलिए मैंने ए और बी बोलना ही छोड़ दिया। तो क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 multiply by magnitude of first vector multiply by magnitude of second vector multiply by cosine of angle between them। them का मतलब किनके बीच का एंगल? जिनको आप ऐड कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल देख लो, होल स्क्वायर रूट। लेट रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद फर्स्ट वेक्टर तो tan अल्फा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर multiply by sine of angle between them upon magnitude of first vector plus magnitude of second vector multiply by cosine of angle between them। तो ये दो वेक्टर के
एडिशन के रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मेथड है। इस फॉर्मूले से तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। अब आप लोगों ने एक बात देखा कि अगर अपन ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और अगर मैं इस बी वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में रख दूं, चाहे मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूं लेकिन बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग कर दूं, बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग करूंगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग करूंगा, तो क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to 180। तो थीटा की वैल्यू 0 to 180 हो सकती है, लेकिन मैं इस थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में थीटा की वही पर्टिकुलर वैल्यूज आती है। तो थीटा की जब वही पर्टिकुलर वैल्यूज आती है तो थीटा की उन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए अपन रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन आएंगे, टिप्स पे याद कर ले फटाफट तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब अपन क्या करते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं थीटा के कुछ सर्टेन वैल्यूज लूंगा, तो उनके लिए आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना थीटा की वैल्यू और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और डायरेक्शन फाइंड आउट करना, थोड़ी सी लेबर बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं वापस एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि मेरे काम आएगा बार बार। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ये इनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, let angle between a vector and b vector is theta and angle between a vector and r vector is alpha। तो इस r का जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस ऑफ r, बोले तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी चीज को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होल स्क्वायर। ठीक है, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, a vector plus b vector makes an angle alpha with a vector। तो tan alpha क्या होगा, magnitude of second vector multiply by sin of angle between them upon magnitude of first vector plus magnitude of second vector multiply by cosine of angle between them। तो a vector plus b vector का magnitude और a vector plus b vector के डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगी, इस थीटा पर भी डिपेंड करने वाली है। तो बात करते हैं अपन सम स्पेशल केसेस। तो थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, इफ ए वेक्टर and b vector are in same direction। तो फर्स्ट केस में क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो जिस डायरेक्शन में a वेक्टर है
उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है। तो मेरे को फटाफट बताइए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा? क्या होगा? एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भैया? 0। कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। और ये कॉस की कौन सी वैल्यू है भैया? मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का जो भी रिजल्टेंट आने वाला है, तो लेट अस सपोज इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है? आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर का क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नीट्यूड। इस आर वेक्टर को सिंपल मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को सिंपल अपन आर भी राइट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ थीटा कितना है? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और जब cos 0 की वैल्यू 1 आ गई तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे 1 को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आएगा। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट्स मीन्स ये तो क्या हो गया? क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस बी। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ कि r वेक्टर इक्वल टू कितना था? क्या था? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आपने बोला था कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन है उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो गया। इट्स मींस अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो गया। इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 10 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5 है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 बोले तो 15। और चूंकि ये cos थीटा cos की मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब cos की मैक्सिमम वैल्यू है तो 2ab भी मैक्सिमम आएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में मैक्सिमम वैल्यू ऐड होगी तो ये r की कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब जब a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। और ये सिंपल इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब ये तो जस्ट लाइक स्केलर एडिशन हुआ कि एक नंबर है, एक क्वांटिटी है 10, दूसरी क्वांटिटी है b, दोनों को ऐड करो तो फटाफट अपन क्या बोलते थे? 10 प्लस 5 बोले तो 15। गौर फरमाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना। तो यहां पर r इक्वल टू कितना है? a प्लस बी। ये बच्चों को लगता है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, बच्चों को लगता है इसमें क्या है? एरो तो हटा है, सेम ही तो है। नहीं जनाब, ये दोनों सेम नहीं है। यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऐड हो रहे हैं और यहां केवल मैग्नीट्यूड हो रहा है। तो अगर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो r हमेशा a प्लस b नहीं होता है। r हमेशा a प्लस b नहीं होता है। r a प्लस b केवल कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर थीटा 0 नहीं है, 30 है, 60 है, 90 है, 120 है,
तो भैया कोस की वैल्यू 1 नहीं आएगी, और कोस की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, और जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा तो r इक्वल टू a प्लस बी भी नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फटाफट a प्लस बी लिख देते हैं और सोचते हैं कि दो है, नहीं भैया जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड हो रही है। तो जब आप इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो a प्लस बी नहीं आता, वो आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में, कौन सा पर्टिकुलर केस है, जब दोनों वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो जब उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, बोले तो a प्लस b। कहने का मतलब ये है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर के डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड सिंपल ऐड कर दो। देखना r क्या है, मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ r वेक्टर क्या चीज है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस क्या आ गया, a प्लस बी। अरे बाउंसर चला जाता है एक आध स्टेप खाते ही, अब तो समझ में आ जाएगा क्या आ गया, a प्लस बी, और ये a प्लस बी क्या है, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, जो कि इसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। मींस इस a प्लस मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकती है। और ये भी कब होगी, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा भैया, सेम होगा, इक्वल होगा, तभी होगी। मीन्स r इक्वल टू a प्लस बी हमेशा नहीं होगा, हमेशा तो क्या निकाला था, ये निकाला था, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमेशा a प्लस b नहीं होगा, या मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर हमेशा नहीं होगा, केवल कब होगा, when थीटा इक्वल टू 0। अदरवाइज मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ b वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये इसकी एक स्पेशल सिचुएशन है, जब a वेक्टर और b वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का जो एडिशन है उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो हुआ r वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, या मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बारे में। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर के डायरेक्शन देख लें, तो लेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोले तो r वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद a वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना है 0, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और यहां पर एंगल कितना है 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, b मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन a प्लस b, कितना आएगा 0। तो tan की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एंगल कितना है 0। एंगल 0 होने का मतलब क्या हुआ, एंगल 0 होने का मतलब क्या हुआ, r वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। जो डायरेक्शन a वेक्टर का है वही डायरेक्शन r वेक्टर का। और गजब की बात बताया क्या है, जो डायरेक्शन a वेक्टर का है वही डायरेक्शन b वेक्टर का है, और वही डायरेक्शन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में r वेक्टर का हो जाएगा। ये मैंने बात किया मैथमेटिकली। मैं अब वापस इसी एडिशन को फाइंड आउट करता हूं ग्राफिकली। मींस मैं a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करता हूं ग्राफिकली, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। एक स्पेशल केस में
when A vector and B vector are in सेम डायरेक्शन। तो करते हैं, ये दो वेक्टर्स गिवन है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। तो ग्राफिकली ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, इसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे और पता लगा अरे सेकंड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर मैंने ये क्या कर दिया, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट क्या क्या होगा, अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैंने जानबूझ के ये पॉइंट्स नीचे उतार लिए, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता तो वो ओवरलैपिंग हो जाती। तो दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे और पता लगा रहे सेकंड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से सेकंड वेक्टर के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, नाम आप उसको कुछ भी दे दो। यह वेक्टर क्या करने वाला है, इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा। अब अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मेरे को इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस एरो की लेंथ बोले तो यहां से यहां तक की लेंथ मेरे को फाइंड आउट करनी है। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, कि भैया ये टोटल लेंथ किसके इक्वल होगा, ये लेंथ बोले तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोले तो ए, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये टोटल लेंथ आ गया। तो r इक्वल टू अगेन क्या आ गया, a प्लस बी। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। अब मेरे को बताओ r वेक्टर किस डायरेक्शन में है, क्या r वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, नहीं है। क्या r वेक्टर a वेक्टर से किसी और डायरेक्शन में है, नहीं है। जो डायरेक्शन a वेक्टर का वही डायरेक्शन r वेक्टर का। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो ये स्पेशल केस है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर का एडिशन आपको करना हो और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो और आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो कि उन दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर की जिनको आप ऐड कर रहे हो उन दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो उन दोनों वेक्टर के एडिशन का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। बोले तो आप उनको सीधा सीधा ऐड कर दो, लेकिन कंडीशन है जब डायरेक्शन सेम हो और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो उन्हीं वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगी, उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं अपन। सेकंड केस देखते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। Second case, if A vector and B vector are in opposite direction,
ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये लेट अस सपोज ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो मेरे को फटाफट बताइए, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180। इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री। तो आप में से मेरे को कौन बताने वाला है कॉस 180 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, -1, जो कि कॉस की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। एक और खास बात, साइन और कॉस ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं कि एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन और कॉस दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, एंगल चाहे कुछ भी हो, इनकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। कॉस और साइन कभी की वैल्यू कभी भी 2, 5, 10 नहीं होगी और कभी भी इनकी वैल्यू -1 से कम भी नहीं होगी। यहां एंगल चाहे 10 करोड़ डिग्री हो, साइन और कॉस में एंगल चाहे 10 करोड़ 10 खरब डिग्री हो, कितना ही एंगल हो, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू -1 से कभी भी कम नहीं होगी और +1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब कहीं अगर लिखा आता है साइन थीटा इक्वल टू -2 तो गलत है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती। कॉस थीटा इक्वल टू लिखा गया 5, ये भी गलत है, क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब साइन और कॉस की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -1 to +1। इसका मतलब साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब बहुत से बच्चे तो बेहोश हो रहे होंगे कि यार ये cos थीटा इक्वल टू -1 कैसे आया। तो गलती से मैंने कभी मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आप लोगों को, तो मेरे को तो कोई याद दिलाएगा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -sin थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहां पर cos की वैल्यू माइनस होती है। और ये cos साइन में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि 90 बोले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 90 का कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, और जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो को लगा हुआ है तो हट जाएगा और नहीं लग रहा है तो लग जाएगा। या शॉर्टकट में बोलूं cos किस में बदल जाएगा, साइन में। तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो cos 180 को मैं क्या बोल सकता हूं, 90 प्लस 90, तो ये 90, तो थीटा भी कितना हो गया यहाँ पर 90, तो माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आंसर आ गया -1। ठीक है, तो इसी तरह से मैं साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और साइन 180 डिग्री कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो अब अपन बात करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और रिजल्टेंट को मैंने क्या बोला, आर वेक्टर, इसलिए मैं इसको सिंपल आर लिख देता हूं। किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ थीटा कितना है 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो पता लगा ये cos की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। cos की मिनिमम वैल्यू है तो 2ab क्या आएगा, मिनिमम। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू ऐड होगी
तो आर भी क्या आएगा, मिनिमम। क्या क्यों बोलो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी क्या आएगा, मिनिमम। तो आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, सॉरी मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया भैया लोगों, क्या बना, फटाफट बताइए क्या बना, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या मैं इसको b माइनस ए होल स्क्वायर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को b माइनस ए का होल स्क्वायर भी बोला जा सकता है। तो r इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये a माइनस बी, और b माइनस ए लेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए। ये कब लेंगे, इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और ये कब लेंगे, व्हेन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो गौर फरमाइए जनाब, क्या गौर फरमाइए, मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो मैंने इन दोनों वेक्टर का क्या करा है, एडिशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और पता लगा इन दोनों वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो पता लगा अरे रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। गौर फरमाइएगा, मैंने इन दोनों वेक्टर्स को क्या किया था, ऐड किया था, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया था, लेकिन इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। मींस करने तो मैं वेक्टर्स को ऐड करने गया था, लेकिन पता लगा इसका जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इस केस के अंदर मेरे को जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो गजब की बात क्या है, मैं करने तो इन दोनों को ऐड किया था, और जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो ये तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आया। ग्रेटर में से लेसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी माइनस ए। गौर फरमाना ये ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं है। मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं है, टीच ही नहीं किया। ये और ये जमीन आसमान का अंतर है, यहाँ तो केवल मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सब्ट्रैक्ट हो रही है। बोले तो ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है और ये स्केलर सब्ट्रैक्शन है। अभी तक तो मैं वेक्टर्स को केवल क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो जनाब मैं यही बार बार बोलता था कि जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड केवल इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, इनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जब बी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में था तो ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था, ए प्लस बी। लेकिन बी वेक्टर की जैसे डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करने जाओ, अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सिंपल सम, और अगर इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
इन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। मींस डायरेक्शन सेम है तो सीधा सीधा ऐड कर दो, और अपोजिट है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं वापस राइट कर रहा हूं, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो गया आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। इस a माइनस बी को मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर बोल सकता हूं, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ a वेक्टर बोल सकता हूं। लेकिन ये कब आएगा, when a is greater than b, और ये कब आएगा, when b is greater than a। तो शॉर्टकट बात ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करने गए और उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू उन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। बोले तो क्या सब्ट्रैक्शन होगी, और साथ साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब मैं एक और बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने गया तो इस का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी क्या होगी, a माइनस बी। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर a प्लस b से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, और a माइनस बी से कभी भी कम नहीं हो सकता। मीन्स मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर लाइज करेगा बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी। मतलब समझिएगा, अगर a का मैग्नीट्यूड 10 और b का मैग्नीट्यूड 5 है तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 5 से लेकर 15 तक। 15 कब होगी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, और 5 कब होगी, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसके अलावा थीटा की और कोई वैल्यू है 60, 90, 120, तो उस केस के अंदर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर ग्रेटर देन 5 होगा, बट लेस देन क्या होगा, 15 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दी है यहाँ पर। अब आप चाहें तो इस a को मॉडुलस ऑफ a वेक्टर और इस b को मॉडुलस ऑफ b वेक्टर ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर कहां से कहां तक होगा, a माइनस b से लेकर a प्लस b तक होगा। अब बैक टू द इक्विवेलेंस आ जाए, ये तो केवल क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन की भी बात कर ले तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस है, 0 अपॉन a माइनस b, तो ये कितना क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। tan की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अल्फा कितना होगा, 0। लेकिन यहां पर अल्फा 180 भी हो सकता है, अभी आपको समझ में आएगा। 0 कब होगा, if a is greater than b, और 180 कब होगा, if a is less than b, और युग चलो a is less than b। क्योंकि थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है tan 0 डिग्री बोलो तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 0। tan 180 डिग्री बोलो तो sin 180 डिग्री अपॉन cos 180 डिग्री, sin 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, तो अगेन 0। तो tan 0 डिग्री भी 0 होता है और tan 180 डिग्री भी 0 होता है। तो यहाँ अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक तो 0 जब a ग्रेटर देन b हो, और 180 डिग्री जब a लेस देन b हो। ठीक है कि नहीं बात? ये तो मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। अब मैं वापस इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं और रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करता हूं बाय ग्राफिकल मेथड।
तो ग्राफिकली अपन आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में दो केस हो सकते हैं। क्या कि दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन दो केस हो सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। तो फर्स्ट केस मैंने लिया, क्या लिया, इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो गौर फरमाइएगा, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से ज्यादा है, तो आपने देखा मैंने ए वेक्टर का जो एरो है उसका लेंथ ज्यादा ड्रॉ किया है और बी वेक्टर का लेंथ कम ड्रॉ किया है, क्योंकि लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड। अब आपसे बोला गया एड दीज टू वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो सेकंड वेक्टर तो किधर जा रहा है, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर मैंने क्या किया, ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन पता लगा बी वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर से कम है, तो बी वेक्टर रास्ते में खत्म हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के इनिशियल से, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, नाम कुछ भी दे दो। ये क्या करेगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो, बोले तो यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूं, इस पूरी लेंथ में से, इस पूरी लेंथ में से इस वाले लेंथ को हटा दूं, इस पूरी लेंथ में से यहां से यहां तक की लेंथ में से ये वाली लेंथ हटा दूंगा, तो रिमेनिंग ये बचेगी। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, ये क्या था, ए वेक्टर। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो इस पूरी लेंथ में से मैं इस लेंथ को हटा दूं, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो इस पूरी लेंथ में से अगर मैंने ये लेंथ हटा दी, तो यहां से यहां तक की लेंथ आई, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर क्या बन गया, ए माइनस बी। और आप देखिए आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में। इसका मतलब इस केस में आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा। सेकेंड केस देखते हैं, इफ ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मेरे को बोला गया इनको ऐड कीजिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो मैं जानबूझ के नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेकंड वेक्टर किधर जा रहा है, इधर। तो फर्स्ट के फाइनल से सेकंड ड्रॉ किया और पता लगा, अरे ये सेकंड वाला वेक्टर तो इस वेक्टर को क्रॉस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो यह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूं, तो ये लेंथ की फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो यूज द मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये लेंथ। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूं, इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ में से इस वाले लेंथ को हटा दूं तो बाकी ये बचेगी। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, उसमें से इस लेंथ को, यहां से यहां तक की लेंथ को हटा दूं तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इस पूरी लेंथ में से मैंने इस लेंथ को हटा दिया तो ये बचा, तो क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और पता लगा अब की बार आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आ रहा है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है और ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अल्फा अपन ने क्या लिया था, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इस केस में आर अल्फा कितना आएगा, 180। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, जो पावरफुल है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिजल्ट किधर की तरफ जाएगा, जो पावरफुल है। अगर ए बी से पावरफुल है तो रिजल्टेंट ए की तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा तो ए से कितना एंगल फॉर्म करेगा, 0। जब बी पावरफुल है, बी बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बी की तरफ जाएगा, तो बी से तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 0, लेकिन ए से कितना एंगल फॉर्म करेगा, 180। और अपन ने थ्रू आउट द डेरिवेशन अल्फा क्या लिया है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ तो आर और ए का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ तो अल्फा 0 आया, और यहाँ आर और ए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अल्फा कितना आया, 180 डिग्री। तो शॉर्टकट बात ये, जब दो वेक्टर का आप एडिशन आप कर रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। लेकिन अगर अपन स्पेशल केस देखते हैं जब a और b का डायरेक्शन सेम है तो r का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपल a + b, और r की डायरेक्शन a की डायरेक्शन में आएगी, और जब दोनों अपोजिट होंगे तो r का मैग्नीट्यूड आएगा या तो a - b या b - a, और r की डायरेक्शन किधर होगी, अगर a बड़ा है तो a की तरफ और b बड़ा है तो b की तरफ, बोले तो a के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल ये है कि जब दो वेक्टर का आप एडिशन करने जाएं और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाएं, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सिंपल ऐड कर दीजिए, और जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। अब अपन एक और थर्ड केस देख लेते हैं, व्हेन a vector and b vector are perpendicular, when a vector and b vector are perpendicular। थर्ड केस, if a vector and b vector are perpendicular, ठीक है, तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90, और जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो cos थीटा, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0, और sin थीटा, sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक, तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो एडिशन है उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और यहाँ cos की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो cos की वैल्यू 0, तो 2ab × 0 0, a² + b² + 0, बोले तो a² + b²।
तो r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r वेक्टर बोले तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a प्लस b cos थीटा कितना है 0। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया b अपॉन a, कितना आ गया b अपॉन a। अब इसी चीज को ग्राफिकल भी देख लेते हैं, इसी चीज को ग्राफिकल भी देख लेते हैं। तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, आपको बोला गया इन दोनों को ऐड कीजिए, तो आपने कहा ठीक है ऐड करते हैं। ऐड करने का मेथड क्या, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो ये ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक एरो ड्रॉ करेंगे, तो यह एरो ही इन दोनों के रिजल्टेंट को, इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने इस वेक्टर को नाम दे दिया आर वेक्टर। तो अगर मैं इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहता हूं, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ ऑफ दिस एरो। और बातों ही बातों में पता लगा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जब बातों ही बातों में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लेट आर वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बहुत सी बार बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर, बी वेक्टर लिख देते हैं। नहीं भैया, जब tan अल्फा बोलते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ बेस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोले तो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ बोले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी। और लेंथ ऑफ बेस बोले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर कौन सा है, ए, तो ये क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन ए। तो सिंपल सी शॉर्टकट बात क्या है, सिंपल सी शॉर्टकट बात क्या है कि अगर आप a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करने जाते हैं तो रिजल्टेंट का जो आता है मैग्नीट्यूड वो क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब इसके स्पेशल केस हुआ क्या, अगर a वेक्टर और b वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या बन जाएगा, a प्लस b, जिसको आप चाहें तो मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b भी बोल सकते हैं। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या बन जाएगा, a माइनस b बोले तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर क्या बनेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं चाहूंगा कि ये तीन स्पेशल केसेस आपके टेस्ट पे होने चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर एंगल के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप ये आपको रिजल्टेंट ऑप्टिमम मिल जाएंगे। तो चलिए आज इतना सा स्टडी करते हैं, कल आगे फर्दर स्टडी करेंगे।